लाइव। वर्षा, आवाज आ रही है? हेलो, ओके। एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दो, क्लास लाइव हो गई है। हाँ जी, अब देखो जो एमपी इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इवन टर्सरी सेक्टर को भी अपन ने एज इट इज अलग से तो नहीं पढ़ा, बट काफी कुछ मैंने आपको टर्सरी सेक्टर वाली चीजें भी शुरू में जो कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाई हैं इसकी क्लास के पहले तक, उसमें कवर करा दी है ना। अलग से अपने को देखेंगे उसको, पर तो ज्यादा कुछ है नहीं उसमें भी। मुद्दे की बात यह है कि जो समझने वाली चीजें थी, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, वो अपन ने काफी अच्छे से कवर कर ली हैं, और वो उतनी ही है लगभग लगभग बेसिक जितना था एमपी इकोनॉमी के हिसाब से, वो अपन कवर कर चुके हैं। ठीक, अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, कि अब यही वाली चीजें जो अपन पहले समझ चुके हैं ना, जो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं काफी, अब वही सब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पर इन स्लाइड्स में, और वही वही चीजें फिर रिपीट होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, इससे आपका रिवीजन ही होगा इन स्लाइड से, और थोड़ा और पक्की हो जाएंगी वो चीजें। बट आई थिंक अब आप एमपी इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो गए होगे, मतलब इस पोजीशन पे अपन अब आ चुके हैं कि अब आप क्वेश्चंस उठा के देखो प्रीवियस ईयर के, एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन आंसरिंग दोस क्वेश्चन। अगर शुरू से लेके आखिरी तक आपने अभी तक की 15 क्लासेस जो हुई हैं, 14-15 क्लासेस, वो अगर आपने अटेंड करी है तो, क्योंकि काफी डिटेल में अपन ने हर एक पॉइंट को समझा है, और मेजर इश्यूज क्या आ रहे हैं इकोनॉमी में, क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसको एड्रेस करने के लिए काफी कुछ अपन देख चुके हैं, राइट। तो आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल नाउ विद दिस सब्जेक्ट। तो अपन फिर इसके आगे जो टॉपिक्स है थोड़े से वो और देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके बाद सर्विस सेक्टर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हाँ क्या नुएंसेस थे उसमें जो अलग से रह गए थे, जैसे हाईवे प्रोजेक्ट वगैरह, थोड़े बहुत ट्रांसपोर्टेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है वो देख लेंगे, प्रोजेक्ट्स देख लेंगे, थोड़ा सा हाईवे। आईटी इंडस्ट्री में एज इट इज तो जो पॉइंट कवर होने चाहिए तो वो हो ही गया है, थोड़ा देख लेंगे आईटी इंडस्ट्री में भी अगर पॉइंट रह गए होंगे कुछ तो। इतना करके अपन ये वाला अपना जो सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब बचेगा उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका सेंसस, सेंसस ऑफ एमपी। उसको फिर अपन आएंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक इंडिकेटर आप बोलो, उसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा उसमें भी कि डेटा को पढ़ना कैसे है, और डेटा से इंटरप्रिटेशन क्या निकालना है। ठीक, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का भी एज ए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव अगर आप देखोगे तो वो मैं आपको सिखाऊंगा फिर वहां पर। ठीक है, तो वो फिर वो कोचिंग टाइप की, वो मैं आपको कोच करूंगा वहां, ये बोल सकते हो आप, डेटा पढ़ने में। ठीक, तो आई थिंक स्टार्ट कर देते हैं अपन, है ना। अभी आवाज आवाज सब क्लियर है? वर्षा और उपासना, आई थिंक उपासना भी ऑनलाइन है। ओके उपासना, ठीक है ना, क्लियर आ रही है आवाज, वीडियो क्लियर? ठीक है, ठीक। तो ये बताओ, कंफर्टेबल हो अभी तक इकोनॉमी में एज अ सब्जेक्ट, एमपी इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट, कंफर्टेबल हुए कि नहीं अभी तक? दोनों बताओ अभी जो लाइव हैं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी मैं ये पूछ रहा हूँ, बाद में जब आप देखोगे तो बताना कि आर यू कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट और नॉट, अभी तक जितना आपने देख लिया। क्योंकि आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे इन स्लाइड से, अब आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आर यू कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट और नॉट। कोई ऐसे अलग से तो नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी चीज हो रही है? बस इकोनॉमी मैंने देखा, इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक हो जाता है आपके सिलेबस में, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाता है इकोनॉमी, मतलब थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है इकोनॉमी।
तो कुछ बच्चों को दिक्कत आती है इकोनॉमी में। पॉलिटी अच्छे से हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाता है, बट इकोनॉमी में थोड़ा सा लैग आने लगता है। तो मेरी कोशिश ये रही है कि आपको वो लैग ना आ पाए, आप कंफर्टेबल हो जाओ सब्जेक्ट से। तो बताओ आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। देखो क्या है ना, एक बार में कोई शक्तिमान नहीं बन जाता। शक्तिमान को भी शक्तिमान बनने में कितनी तपस्या करनी पड़ी थी, याद है आपने शुरू के एपिसोड्स अगर देखे हो तो शक्तिमान भी शक्तिमान ऐसे ही नहीं बना। आप लोग को भी ठीक है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। 2-3 क्लास मिस हो गई है, बीच में देख लेना। डेटा ऐसा है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अभी बात ये, एक बार बस आपका बेस बन जाए, अभी एक मैप बन जाए, आउटलाइन बन जाए आपकी। अब उस आउटलाइन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है, और कोशिश भी यही है भाई। ऐसा है कि अभी अपन ने पढ़ा है, अब थोड़े दिन बाद कुछ नई चीजें आएंगी इकोनॉमी में, आप जब पढ़ोगे पेपर में तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये कहाँ पर प्लेस करना है। मुद्दे क्लासेस का मेन मकसद यही था आपका, कि आपको तैयार करना, फ्यूचर रेडी करना, कि अब भाई आए दिन कुछ ना कुछ नया होने वाला है। अब उस नए को आप कैसे इंटरप्रेट करके रखने वाले हो, वो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। अब अपन को जितने कॉन्सेप्ट क्योंकि समझने वाले थे अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप उसको प्लेस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो गुड हो गया। हाँ, ओके, शरद भी आ गई है, हाँ ऑनलाइन, चलो ठीक है। हाँ, मतलब यही है कि अब आपको थोड़ा समझ में चीजें आ जाती है ना। क्या होता है आपको पता है, योर आईज कैन ओनली सी दैट मच विच योर माइंड कैन कम्प्रीहेंड। आपकी आंखें सिर्फ उतना ही देख सकती हैं जो जितना आपका दिमाग समझ सकता है, या जितना आपका दिमाग जानता है। अब ना देखना, जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट करा आपने, पहले आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती होगी, या पढ़ के स्किप भी हो जाती होगी, पता भी नहीं चलता है। बट अब जब आपने क्लासेस अटेंड कर ली है, तो अब आप न्यूज पढ़ोगे तो अब आपको ज्यादा स्टिक करेगी वो न्यूज। या अब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या कोई भी आप बुक, अदर बुक भी पढ़ोगे, उससे रिलेटेड आप चीजें पढ़ोगे इकोनॉमी से रिलेटेड, अब वो ज्यादा स्टिक करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज नाउ योर माइंड नोज व्हाट यू आर सीइंग और व्हाट यू आर कंप्रीहेंडिंग। तो वो फिर उसको लिंक करके आपको बताएगा कि हाँ यार यहाँ पर ये हुआ है। तो अब आपको थोड़े लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, और डेटा का ऐसा है, डेटा सिर्फ प्रैक्टिस से याद होता है। आप 4 दिन पढ़ लो, डेटा याद हो जाएगा। फिर 1-1.5 महीने नहीं पढ़ो, डेटा आप भूल जाओगे। तो बहुत वॉलेटाइल चीज होती है डेटा। तो डेटा याद रखना ऐसा कोई बिग टास्क नहीं है। एग्जाम के पहले आप एक तरफ लिखते जाओ बस काम काम के डेटा, एग्जाम के पहले आप रटना चालू कर दो, आपको एग्जाम तक याद हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं है। बात ये होती है, जैसे आपने भी कोई देखा होगा, मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड बताने की कोशिश करता हूँ इसीलिए क्लासेस में। क्या होता है, ट्रेंड आप नहीं भूलते। अगर एक ट्रेंड आपको जनरल ट्रेंड समझ में आ रहा है ना, तो वो आप नहीं भूलते हो। उससे फिर आप ना एक अंदाजा भी लगा सकते हो कि क्या चल रहा है। इकोनॉमी में भी जैसे एक ट्रेंड अपने को समझ में आता है, इस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, अंदाजा लगाओ, और डेटा एग्जाम के पहले आप याद कर लो। मेंस में भी यही हो जाता है कि मेंस में कई बार आपको ऐसा रहता है कुछ डेटा आप भूल भी गए, तो वो ट्रेंड से, ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, खैर, जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था और जो मैं आपको विजन देना चाह रहा था, आप लोग ग्रैस्प कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ पर रुकना नहीं है, बस आपको ये रिवाइज करते रहना और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है अब। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। और अब जैसे ये सब चीजें हैं, अब आप ये देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी तक की क्लास में मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ उठा के दे दिया। एमपी इकोनॉमी में जो चल रहा है ना, मतलब अभी तक जो चल रहा है और जो चला है, इसके पहली वाली स्लाइड से मैंने सब डाल दिया। चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्सरी सेक्टर, सब कुछ डाल दिया मैंने। जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें एमपी इकोनॉमी में चल रही हैं या हो रही हैं, वो सब अपन ने डाल दी है। ठीक है, अब आता है कि उसको थोड़ा सा और अपन जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा जूम इन करें और अंदर जाए, अपन सेक्टर के अंदर जाते हैं। तो अब वो जा रहे हैं, अपन धीरे धीरे करके और थोड़ा सा उसको मतलब डाइसेक्ट करके, पियर्स करके थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोटी मोटी चीजें तो अपने को पूरी पता चल गई। अब कुछ कुछ ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एमपी गवर्नमेंट ने सेटअप करे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के इंडिकेटर को समझने के लिए, या इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, इंडस्ट्रियल प्रमोशन में, या इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं पॉलिसी मेकिंग को और बेटर वे में इंप्लीमेंट कराने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने सेटअप करे हैं। अब उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, या बिजनेस एक्सपोर्ट, किन कौन कौन से बिजनेस में अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस टाइप की बात है, थोड़ा सा अपन इन स्लाइड्स में देखने वाले हैं। मतलब जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको और जूम इन करके उसके अंदर जा रहे हैं अपन इन स्लाइड्स में। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पर। तो जैसे एक था एमपी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एमपी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। एक ये गवर्नमेंट ने क्या करा,
वही इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी, उसका नाम क्या रखा, एमपी मध्य प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ठीक, नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि यस व्हाट वाज गोइंग टू बी इट्स फंक्शन। ठीक, इट वाज फाउंडेड ऑन डिसंबर 1961 इन भोपाल। ठीक, ओके ठीक है चलो, December 1961 in Bhopal. Objective: to boost the small scale industries, to provide a stimulus, a thrust, a boost to small scale industry, कि एक आप thrust दे दो उनको, boost दे दो ताकि वो अपने पैर पर खड़े होना सीख जाए small scale industries। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, its objective is to supplying raw material to small scale industry and to provide platform for marketing their goods and product। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट मिलेगा इससे, भाई रॉ मटेरियल उनको दे दो आप और उनको एक मार्केट दो, ठीक, ताकि वो अपना रॉ मटेरियल बेच पाए, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं रॉ मटेरियल से, वो एक रेडीमेड मार्केट टाइप का प्रोवाइड कराने की कोशिश करो ताकि वहां पर वो अपना मटेरियल बेच पाए। तो इससे क्या होगा, इनको थ्रस्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा उनके डेवलपमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव वाज टू बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इट ऑल्सो सप्लाइज द गुड्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन कॉम्पिटिटिव रेट्स। ठीक है, तो इट वॉज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना होती है। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी अपन ने क्या देख लिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए। अब आ जाओ प्रॉपर फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है एक, कि चलो भाई ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पे भी अपन फोकस करते हैं। तो इट इज मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओवरऑल अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू गाइस, एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईडीसी, एमपी आईडीसी, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईडीसी। ठीक है, इट इज फाउंडेड ऑन 1965 एज MPAKVN। ठीक है, एंड इन अक्टूबर 1987 इट इज रीनेम एट MPS IDC या MP IDC, जो भी आपको बोलना हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, 1987 में इसको रीनेम कर दिया, पहले तो औद्योगिक क्रांति ऐसी कुछ करके नाम है, KVN का पढ़ते हैं आगे, याद नहीं होता है मुझे कभी नाम। ठीक है, तो MPAKVN जो है एज अ, इट इज फाउंडेड एज MPAKVN एंड इट इज लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट वाज गोइंग टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, आप गैस कर सकते हो कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाम ही समझ में आ रहा है कि टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और टू गिव एन स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन MP। इट इज गोइंग टू बी इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ क्या हुआ, उसको करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, you have to provide finance and technical support to large and medium industries of the state। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे तो अपन ऑलरेडी ध्यान दे रहे थे। नाउ यू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म हियर फॉर दिस इंडस्ट्रीज। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी वो ये सारा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा। ठीक, तो MP IDC इज अ नोडल एजेंसी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये निकल कर आता है कि इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट। तो अगर ऑब्जेक्टिव में भी बाई चांस कुछ पूछते हैं तो यू हैव टू मार्क दिस MPS IDC या MP IDC, whatever you like to say। ठीक, it also manages public undertakings of state। public undertaking of states means मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है स्टेट गवर्नमेंट के, इट विल बी मैनेज्ड बाय दिस MP IDC। ठीक, जैसे कि यूजुअली ये पन्ना माइंस टाइप के है, पन्ना डायमंड माइंस है, इस टाइप की कुछ कॉर्पोरेशंस है जो MP गवर्नमेंट के अंडर में है। तो या MP गवर्नमेंट ने उनका प्राइवेट ठेका टाइप से भी दिया होगा, तो भी उन सबको ओवरऑल मैनेज करेगी ये MP IDC। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटीज। ये भी आप याद रखना कि भाई अभी जो आप बात करते हो, हम जो अभी तक बात कर रहे थे ना, इन्वेस्टमेंट लाओ, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगी गवर्नमेंट, तो किसके थ्रू देगी सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसके थ्रू, MP IDC के थ्रू, सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटीज। मतलब कोई भी दिक्कत हो रही है आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी को भी, तो यू कम हियर एंड रजिस्टर योर ग्रीवियंसेस। इट विल ओवरसी द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटीज टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, बहुत जेनरिक सी चीजें हैं। अब आ जाओ MPAKVN, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम।
या केंद्रीय विकास निगम, जो भी है, उल्टा लिख दिया मैंने, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम, ठीक है, MPAKVN, केंद्रीय विकास निगम। इट इज फाउंडेड इन 1965 और आगे चल के इसको अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, MPIDC। ठीक, ऑब्जेक्टिव सेम, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आप ये देखो कि इसके तहत अपन ने क्या करा, 31 सेंटर इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप करे अपन ने, एंड 22 आर अंडर द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। ये है इंपॉर्टेंट कि मतलब MPAKVN के अंडर में अपन ने 31 ऐसे इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप करे अलग अलग रीजन्स में, विच विल बूस्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन दैट रीजन। तो क्या हो गया, 31 सेंटर्स है जिनको आपने 7 रीजनल सेंटर्स में डिवाइड कर दिया। ये 31 सेंटर्स को आपने 7 रीजनल सेंटर में डिवाइड कर दिया अंडर दिस MPAKVN। तो भोपाल है, जैसे भोपाल अगर एक सेंटर क्या हो गया भोपाल, उसके अंडर में 7 डिस्ट्रिक्ट को आपने कर दिया। ठीक, इंदौर रीजनल सेंटर है MPAKVN का, उसके अंडर में 8 डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर के अंडर में 8 डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर के अंडर में 7 डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन 7 डिस्ट्रिक्ट, रीवा 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सागर 7 डिस्ट्रिक्ट। तो दीज आर दी रीजनल सेंटर, और यू कैन से डिविजनल सेंटर, रीजनल, जो भी आपको बोलना चाहो। ठीक है, रीजनल बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अलग अलग रीजन में सेटअप हुए। सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट, सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट मतलब ये हो गया, मैंने यही बोला, क्या होगा कि इंडस्ट्रियल, आपको इंडस्ट्री स्टार्टअप करनी है, ठीक है, या आपको इंडस्ट्रीज के प्रमोशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है, या कोई प्राइवेट अंडरटेकिंग भी चाहती है कि कुछ रिफॉर्म चाहिए लॉ से रिलेटेड, या कोई भी आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है, तो इट विल एक्ट एज अ सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप अपनी बात ले जाकर जाओ, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, इट विल सॉल्व योर इश्यूज। वो उससे रिलेटेड चीजों को देखेगा कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर डेवलप करना है, जैसे गवर्नमेंट भी जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा रही है, तो उन रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस कराना है गवर्नमेंट को, तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, या वो रिफॉर्म किस बॉडी के थ्रू इंप्लीमेंट कराएगी गवर्नमेंट, जो भी रिफॉर्म कराना चाह रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो फिर वो MP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके थ्रू कराएगी, इसके थ्रू कराएगी। तो मतलब एक सिंगल विंडो हो गई, एक खिड़की टाइप की, आप मान लो ना, जैसे आप क्या करते हो, रेलवे का टिकट लेने के लिए पहले टिकट काउंटर रहते थे, एक खिड़की रहती थी, वहां से जाओ टिकट मिल जाएगा। ठीक, कुछ भी आपको पूछना है तो इंक्वायरी की अलग विंडो हो जाती थी। तो इस टाइप से आप मान लो कि ये खिड़की टाइप की हो गई है, जहां पर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड दिक्कत आ रही है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ठीक है, या और भी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज है, या कुछ भी चेंजेस होने हैं, कुछ भी रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने हैं, तो वो यहां से ही होने वाले, यहां से ही होने वाला है। ठीक, MP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। समझ आया? सेक्रेटेरिएट मतलब वही हो गया आपका सचिवालय टाइप का, सचिवालय लिटरल शब्द में हो गया, या एक आपका वही सिंगल विंडो, एक बॉडी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी प्लेस, इनके ऑफिस में आप जाओ और इससे रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करा लो। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि फाइल लेके यहाँ जा रहे फिर वहां जा रहे फिर यहाँ जा रहे, नहीं, इनसे आप बात करो। इंडस्ट्रियल प्रमोशन या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सेंटर्स हो गए हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेक। ट्राइफेक क्या है? ट्राइफेक इज अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन। ठीक, अलग अलग क्या, अब लगा गवर्नमेंट को लगा कि भाई अपने से काम संभाल नहीं रहा है, या इस पे ज्यादा काम हो रहा है, MPIDC पे ज्यादा काम हो रहा है, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही काम कर रहा है, तो अब अपन ने एक और ऑर्गेनाइजेशन चालू कर दी, ट्राइफेक। ट्राइफेक का काम क्या है? ट्राइफेक विल लुक इनटू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। ठीक है, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देने के लिए भी अगर कोई बात होगी, तो फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई, MP ट्राइफेक। ओके, MP Trade and Investment Facilitation Corporation. It is a single table clearance facility for investors to submit their project proposals for initial approval. ठीक है, CM chairs an apex committee for mega project and the chief secretary chairs the project clearance committee. मतलब क्या, एक और ऑर्गेनाइजेशन यहां से ये निकल के आती है ट्राइफेक, कि अगर आपने क्या करा, अगर आपको प्रोजेक्ट का क्लियरेंस लेना है,
कि इनिशियली अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आता है तो वो फिर आप इनके पास लेकर जाओ, ट्राईफेक जैसे एमपी ट्राईफेक भी है, तो एमपी ट्राईफेक के पास आप जाओ और अपना प्रोजेक्ट यहाँ सबमिट कर दो। इनिशियली अप्रूवल देना है कि नहीं देना है वो उनके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अप्रूवल देने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन इसलिए है क्योंकि आप ये देखो, डायरेक्ट जो चीफ सेक्रेटरी है, इनकी एक सेल है प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी। प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की भाई इनको ओवरऑल अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं, उसको दे रहे, उसको हेड कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। और यहाँ पर एक और एपेक्स कमेटी है मध्य प्रदेश में, एक एपेक्स कमेटी है फॉर प्रोजेक्ट क्लियरेंस, एपेक्स कमेटी फॉर मेगा प्रोजेक्ट क्लियरेंस, उसको कौन कर रहा है शेयर, सीएम चेयर कर रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो जिनको ये अपने रिकमेंडेशन भेजता है ट्राईफेक, ठीक है। बट ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब से भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है उसको देखने वाली है तो एमपी आईडीसी, ठीक है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने एक और चीज चालू करी कि भाई मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली 2017 में, क्योंकि काफी चर्चा हो रही थी कि भाई यू हैव टू पुश फॉर देयर ग्रोथ। याद है एमएसएमई इंडस्ट्रीज को लेके आप भी आए दिन न्यूज में पढ़ते होंगे, तो एमपी गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी निकाली 2017 में। इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन द एंटायर स्टेट फ्रॉम अप्रैल 1 2018। अब इस टाइप का ट्रिवियल जी के टाइप का आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बट ठीक है याद रहे तो ठीक है, वरना हो गया, क्या क्या याद रखेंगे। तो 1 अप्रैल 2018 से ये शुरू हुआ था। हाँ बट कोशिश करना कि ये आप याद रखो डेटा, 1 अप्रैल 2018 से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एमएसएमई डेवलपमेंट की। अगर आप बात करोगे तो एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए स्टेट ने क्या इनिशिएटिव लिया, तो ये पॉलिसी बनाई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी। It has been implemented in the entire state from April 1, 2018. Under the policy, the state government has taken initiative for promotion under various programs like Make in India, Digital India, Stand Up India, Startup India. ठीक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बूस्ट देने के लिए ये अलग अलग प्रोग्राम चालू करे थे गवर्नमेंट इंडिया ने। डू यू रिमेंबर? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ताकि ये इस इंडस्ट्रीज को बूस्ट, ये जो एमएसएमई इंडस्ट्री है इसको बूस्ट मिले। तो अब इसको फर्दर बूस्ट देने के लिए इन पॉलिसीज का सही उपयोग हो सके एमपी में, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है, इन पॉलिसीज का और फर्दर लोगों तक पहुंच सके और प्रॉपरली ये आगे काम कर सके पॉलिसीज अपना, उसको ओवरसी करने के लिए अपन ने ये पॉलिसी बना दी, एमपी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर अपने को फिर कोई काम करना है तो ये पॉलिसी आएगी, ठीक है। हेलो, ओके। There are more than 3 lakhs of MSME registered in MP, and MSME are the biggest source of organized employment. ठीक, ये पॉइंट आप याद रखना। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है, ट्रिवियल जी के टाइप का हो गया, कि अगर आप ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज ज्यादा देती हैं या स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ज्यादा देती हैं? ऑल ओवर एमपी या ऑल ओवर अगर आप इंडिया की भी बात करोगे तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देती है? तो लार्ज इंडस्ट्रीज से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये आपकी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज दे रही हैं ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप ये देखो, ये जो एमएसएमई है ये इनफॉर्मल सेक्टर को भी केटर कर रही है। इनफॉर्मल सेक्टर में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही दे रहा है, और फॉर्मल सेक्टर में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही दे रहे हैं अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो। बस एक ड्रॉबैक इनके साथ ये हो जाता है कि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बन पाती इनके कारण। इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बन पा रहे के कारण जो एक बड़े तौर पे बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बट आप ये देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नीड कितनी ज्यादा है इंडिया को, राइट? तो उस एम्प्लॉयमेंट नीड को केटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। इवन जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज है वहां पर आपकी सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स काम करती है, और सबसे ज्यादा इवन इनफॉर्मल वर्क फोर्स भी आपकी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज में ही काम करती है, ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जरूर दे रहा है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लार्जर इंडस्ट्रीज है, लार्जर इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। क्योंकि ये ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है इसका कि दे आर बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट बोथ इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। बट अगर आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल बनानी है, अगर किसी इंडस्ट्री को
और क्योंकि अगर इंडस्ट्री बिग होंगी, ग्रो करेंगी, तो इट विल हेल्प इन फर्दर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाने के लिए यू नीड लार्ज इंडस्ट्रीज। और एक चीज और है, जैसे इनकी जो सैलरी वाइज भी स्ट्रक्चर देखोगे एमएसएमई का, तो फिर यहाँ पर सैलरी वाइज भी ज्यादा कुछ खास ल्यूक्रेटिव डील्स नहीं दे पाती हैं ये वर्कर्स को, जो लार्ज इंडस्ट्रीज देती हैं। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी, अदर जो पैरामीटर्स रहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो वाले भी लार्ज इंडस्ट्री ज्यादा दे पाती हैं। बट नेवरथलेस ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है अपनी इकोनॉमी का, एमएसएमई इंडस्ट्री। इसीलिए वी हैड फॉर्मुलेटेड दिस पॉलिसी। ओके, और आप ये देखो, मोर देन 3 lakhs ऑफ एमएसएमईज आर रजिस्टर्ड इन एमपी। हाँ, सही कहा, पॉपुलेशन ही रिसोर्सेज है, रिसोर्स है हमारा, और पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है। दो धारी तलवार है भाई। कभी कभार आगे अपन पढ़ेंगे ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की, अगर अपन बात करेंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया का, या डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है एमपी का, वो क्या है, दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार है जिस जो आपको अगेंस्ट भी हो सकती है और आपके फेवर में भी हो सकती है। ये एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का अपन ने रीप कर लिया, इसका फायदा उठा लिया, जैसे चाइना को देखो, चाइना कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी अगर अपन ने इसका प्रॉपर फायदा उठाया। और अगर नहीं उठा पाए तो फिर इकोनॉमी की भी बैंड बच जाएगी और सोसाइटी भी नीचे की तरफ जाने लगेगी। क्योंकि भाई इतनी हाई पॉपुलेशन है तो हाई एम्प्लॉयमेंट डिमांड रहेगी। अगर वो सब उनको नहीं मिलेगी हाई एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो उससे बहुत सारी सोशल इश्यूज भी सामने आ जाएंगे, इकोनॉमिक इश्यूज भी। भाई लोगों को काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या करेंगे, चोरी चकारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, इन सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अलग से और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी इंडियन इंडियन नेशन के लिए। तो ये दो धारी तलवार है। अगर आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही यूज नहीं करा, पॉपुलेशन को अपन और फैंसी शब्द में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके, इसको और फैंसी बनाना हो तो सही अगर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो अपने को घाटा हो सकता है, और अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो फायदा होगा। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज है। ओके, इसके अलावा देयर आर मल्टीपल मेजर्स हैव बीन टेकन टू इनवाइट द इन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल। ठीक, व्हाट आर दोस मेजर व्हिच हैव बीन टेकन टू इनवाइट द इन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल? पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। एमपी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट, ये एक एक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अपन ने पहले भी देखा है प्रीवियस स्लाइड्स में भी कि हाँ, एमपी गवर्नमेंट ने क्या एमपी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट पास किया गया था, जहां पर कुछ सुविधाएं दी गई थी कि इन्वेस्टमेंट आ सके एमपी में। ठीक है, उसके अलावा एमपी ने क्या करा, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच स्टार्ट करी टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। ये भी अपन ने पढ़ा था यार, याद है? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच मतलब कि अपन ने क्या करा, एक एरिया बनाया क्लस्टर, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आकर सेटअप हो सके, या एक टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक एरिया में सेटअप हो सके। क्लस्टर मतलब ग्रुप, एक ग्रुप टाइप का अपन ने बनाना शुरू करा। जैसे इंदौर एरिया में पीथमपुर को अगर अपन ने डेवलप कर रहे हैं, तो पीथमपुर वाले रीजन में अपन ने क्या करा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना दिया, जहां पर सपोज फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल कंपनीज, ये सारी कंपनीज ये सारी कंपनीज को फैसिलिटीज दी गई कि आप यहाँ पर आओ और अपना प्रोडक्शन यूनिट चालू करो। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच चालू करी अपन ने फॉर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बनाए अपन ने रीजन्स के, और उन रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी गई। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाई गई इसी क्लस्टर्स में, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट हो सके, बूस्ट मिल सके, और एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो यू सी हियर in Indore we have an investment cluster in Indore, which is, you know, which is catering to pharma, textile, food processing, IT and automobile companies. Okay, in Bhopal we have an industrial cluster, you know, where there are engineering and textile and biotech industries as well as food processing industries। तो आपको अपन ने हर लगभग हर इंडस्ट्रियल क्लस्टर में अपन ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तो सेटअप करने का सोचा ही है और कर भी रहे हैं। वाई? क्योंकि अपन ने वही बताया, एमपी इज एन एग्रीरियन इकोनॉमी। एग्रीरियन इकोनॉमी में अगर अपने को फॉरवर्ड लिंकेज चाहिए तो वी नीड अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो आप ये देखना, यहाँ भले ही नहीं लिखा है, बट अगर आपको कोई एक इंडस्ट्री का नाम लिखना है वेयर यू कैन सेटअप इन एवरी क्लस्टर, वो है फूड प्रोसेसिंग। कहीं पे भी, मतलब इवन हम तो हर जगह पर क्लस्टर हुए ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं लगभग लगभग। अभी तो स्थिति है कि अगर आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड, आप जाओ एंड यू विल बी गिवन प्रेफरेंसेस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है,
नाउ भोपाल इन जबलपुर वी हैव गारमेंट, मिनरल, स्टोन एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। सेम एफएमसीजी ग्वालियर में भी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रीवा में मिनरल, सीमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सागर में मिनरल प्रोसेसिंग एंड स्टोन। सागर एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो स्टोन थ्रेशिंग का काम कर दो, पहाड़ से पत्थर बना लो, ठीक है। मिनरल प्रोसेसिंग। उसके अलावा अपन ने क्या करा, लैंड बैंक स्टार्ट करे। लैंड बैंक मतलब ये ऐसा, इनके पास इतनी सारी जगह है, इन अपन ने कुछ ऐसी जगह डिमार्केट करके रख दी है कि अब कोई इंडस्ट्रियल, कोई उद्योगपति आएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा और उसको जमीन चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो इस लैंड बैंक में अपन ने कर दी है कुछ ऐसी जगह भी डिमार्केट, कि ठीक है इसमें से निकाल के कि अपने को पता है ये वाला लैंड अपन ने डिमार्केट पहले से ही कर रखा है इंडस्ट्री के लिए, तो उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है अपनी फैक्ट्री वहां जाके सेटअप कर लो। तो ये लैंड बैंक कॉन्सेप्ट अच्छा स्टार्ट करा है अपन ने, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स मीट होती रहती है, अभी आपने देखा होगा, आगे पढ़ेंगे अपन, हर 2 साल में इन्वेस्टर्स मीट होती है। रिसेंटली इंदौर, और इंदौर में ही होती है इन्वेस्टर समिट। तो अभी अपन ने क्या करा, प्रवासी भारतीय दिवस के साथ ही इन्वेस्टर मीट भी कराने की, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया और ये इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स मीट भी करवा दी उसी में, ठीक है, रिसेंटली जनवरी में जो हुई थी। ओके, तो दिस इज मेजर्स हैव बीन, तो दीज आर द मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट इन एमपी, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यही था। तो एमपी AKVN और MPIDC, कुछ भी बोलो आप इसको, दे ऑर्गेनाइजेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आफ्टर एवरी 2 ईयर। और कहां पर होती है ये, इंदौर में होती है, ये याद रखना आप लोग, ठीक, इंदौर में। ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप आओ और पैसा लगाओ एमपी में। एमपी में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको आप एक्सप्लोर करो। जो एमपी का पोटेंशियल है आप उसको एक्सप्लोर करो और उस पोटेंशियल को आप प्रॉपर उसमें कन्वर्ट करो, डिविडेंड में कन्वर्ट करो। तो टू एक्सेलरेट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। तो फर्स्ट इन्वेस्टर मीट कहाँ हुई थी, इंदौर में 2007 में। फिर सेकंड इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी 2010 में, ठीक। थर्ड हुई थी 2012 में, फोर्थ हुई थी 2014 में, फिफ्थ हुई थी 2016 में, फिर सिक्स्थ हुई थी 2019 में। उसके बाद कोविड ओविड आ गया, चीजें आगे बढ़ी नहीं। फिर ये अभी सेवेंथ इन्वेस्टर्स मीट हुई थी इंदौर में रिसेंटली। मध्य प्रदेश प्रवासी दिवस भी अपन ने मना लिया था साथ साथ। ओके, तो ये इन्वेस्टर्स मीट हुई है अभी रिसेंटली। ओके, now let's see some export businesses of MP. What are the export businesses of MP? ठीक है, ये भी अपन देख चुके हैं, इससे रिलेटेड डेटा भी अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, तो एक्सपोर्ट पोर्ट फॉर एमपी, कहाँ कहाँ से अपन एक्सपोर्ट करते हैं अपना मटेरियल, कौन से पोर्ट्स यूज करते हैं अपन एक्सपोर्ट के लिए। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है अपना, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, अभी तक नाम चेंज नहीं किया इसका, गनीमत है क्यों, जवाहरलाल नेहरू, राइट। क्या क्या लगता है आपको, होगा इसका नाम चेंज कि नहीं होगा इस पोर्ट का, बिकॉज आजकल तो माहौल चल रहा है ना नाम चेंज करने का। यूपी में होता तो आई थिंक हो गया होता अभी तक, राइट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, मैक्सिमम एक्सपोर्ट इज डन थ्रू दिस पोर्ट। उसके अलावा एक कंडला पोर्ट है गुजरात में। ये 2 पोर्ट है जहां से अपन मेजरली अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूजुअली मेजरली अपन ये वेस्टर्न नेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरफ जापान अपन तरफ अपन ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है साउथ ईस्टर्न नेशन को। तो इसीलिए गवर्नमेंट की कोशिश भी यही है कि ये जो फार ईस्टर्न नेशन है, फार ईस्टर्न नेशंस को भी एक्सपोर्ट करने के लिए, फार ईस्टर्न नेशन में भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी कुछ काम किया जाता है। अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हाँ यहाँ पर भी एक पॉलिसी की तैयारी हो रही है। ओके, हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू के नाम से तो अभी आप, मतलब बीजेपी का एक ही काम है कि जवाहरलाल नेहरू जहां भी दिख जाता है उनको उनका खून खौल जाता है, ये शब्द पढ़ के मुझे तो ऐसी लगता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बीजेपी जो भी इंडिया में समस्या है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन मैन। ओके, नोबडी अप्रिशिएट व्हाट पॉजिटिव थिंग्स ही हैड डन नाउअडेज। ये ट्रेंड बनाने की कोशिश चलती है। तो आप लोग तो प्लीज इस ट्रेंड में पढ़ना नहीं कि अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना चालू करो। नॉट नेहरू, इवन सावरकर या किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज को अननेसेसरी क्रिटिसाइज मत करो, बिना इंफॉर्मेशन के क्रिटिसाइज मत करो। अदरवाइज यू विल फाउंड
यू विल मेड अ फूल ऑफ योर सेल्फ अगर आप इस टाइप की हरकत कर रहे हो, क्योंकि आप ये समझो अंदर ही अंदर दे रिस्पेक्ट, everybody respect these historical personality, even the persons from BJP also they respect Jawaharlal Nehru and all other historical personality, but सामने कुछ तो बेचना है आपको। ओके आयो ड्राई पोर्ट फैसिलिटी सेंटर। इसके अलावा एक तो देखो अपन इनपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था लैंड लॉक कंट्री है एमपी, तो उसमें फिर अपन ने क्या करा, कलेक्शन सेंटर टाइप के स्टार्ट करे ताकि वहां से अपन इनपोर्ट्स तक सामान पहुंचाया जा सके, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए, टाइमिंग कम हो जाए, लोगों को कन्वीनियंस बढ़ जाए। तो उसके लिए ड्राई पोर्ट फैसिलिटी सेंटर आ गए। उसमें जैसे आइलैंड कंटेनर डिपो पीथमपुर, समझ गए, अलग अलग क्लस्टर्स जो अपन ने अलग अलग जो कलेक्शन सेंटर बनाए थे, जहां से आसपास के एरिया में चीजें आए और वो वापस इनपोर्ट्स तक चली जाए। ठीक है, तो ड्राई पोर्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो उसमें देखो आइलैंड कंटेनर डिपो बनाया अपन ने, कहां पर, पीथमपुर में सबसे पहले। इट इज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ एमपी एंड इट इज आल्सो द बिगेस्ट ड्राई पोर्ट ऑफ एमपी। क्यों? क्योंकि आप पीथमपुर एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, एमपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पीथमपुर। वहां आप ये देखो ना, कितने उस इंडस्ट्रियल क्लस्टर में कितनी सारी चीजें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो भर भर के एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से। तो इसीलिए यू हैव टू मेक दिस आइलैंड कंटेनर डिपो अ बिगेस्ट, बिकॉज यहाँ पर लोड बहुत ज्यादा है। ठीक, उसके अलावा मंडीदीप में भी अपन ने बनाया एक ड्राई पोर्ट फैसिलिटी। मंडीदीप तो भोपाल के आसपास के एरिया से अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है, यू सेंड दिस कंटेनर टू दिस मंडीदीप डिपो। उसके अलावा मालनपुर डिपो वाया ग्वालियर एंड पावरखेड़ा वाया इटारसी एंड ऑल्सो रतलाम ड्राई पोर्ट। ओके ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए अपन ने पोर्ट्स भी बनाए, ड्राई पोर्ट फैसिलिटीज भी दी। फिर अपन ने क्या करा, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बनाई अपन ने, कि जहां से आप एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सको। जैसे टोमेटो, ऑनियन और गार्लिक को एक्सपोर्ट करने के लिए अपन ने एक अलग जोन बनाई, टोमेटो ऑनियन गार्लिक जोन। इस जोन के अंदर अपन ने 8 डिस्ट्रिक्ट को क्लब करा। ये 8 डिस्ट्रिक्ट को अपन ने क्लासीफाई करा कि दी आर एक्सपोर्ट एग्री एक्सपोर्ट जोन्स। वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है फॉर टोमेटो ऑनियन एंड गार्लिक? इंदौर, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम। याद रखने की जरूरत नहीं है इतना कुछ, सिर्फ एक बार मोटा मोटा दिमाग में रहे कि हाँ भाई टोमेटो ऑनियन और गार्लिक वाले जो चीजें है इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यू हैव दिस इंदौर, धार, उज्जैन, देवास। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार ये सब लगे हुए हैं। शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इस वाले बेल्ट पे आपने ये वाली जोन बना दी। ठीक है, स्पीसीज जोन, स्पाइसेस नॉट स्पीसीज, स्पाइसेस मसाले। मसाले कहां से? 7 डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, राजगढ़ एंड गुना फॉर दिस स्पाइसेस। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, राजगढ़ एंड गुना। और वीट जोन देखो, सबसे ज्यादा वीट, क्योंकि वीट बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है एमपी में, तो फिर वीट जोन अपन ने बना दिए, 18 डिस्ट्रिक्ट क्लब कर दी उसमें। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, धार, देवास, इंदौर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, गुना, नरसिंहपुर एंड हरदा। दीज आर दी 18 डिस्ट्रिक्ट, वेरी टफ टू रिमेंबर, तो डोंट ट्राई टू रिमेंबर। उसके अलावा ये एग्री प्रोडक्ट के लिए। उसके अलावा आप ये देखो और क्या क्या प्रोडक्ट जो है, मेजर क्या क्या प्रोडक्ट है जो हम एमपी से एक्सपोर्ट करते हैं। तो यू कैन गैस नंबर 1 पे क्या होगा जो हम एमपी से एक्सपोर्ट करते हैं? प्रोसेस्ड एंड नॉन प्रोसेस्ड फूड। और सबसे ज्यादा हम नॉन प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दिक्कत वाला काम है। और यहाँ पर हमारी इसलिए कोशिश भी यही है, ये जो नॉन प्रोसेस्ड फूड है इसको अपन प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट करो। जो रॉ फूड अपन भेज रहे हैं, रॉ व्हीट, राइस, ये सब भेज रहे हैं, ये सब ना भेज के अपन इससे कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्ट बना के प्रोसेस्ड फूड बना के बेचे। दिस दैट वाज अवर एम। उसके बाद स्पाइसेस, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक काफी कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है एमपी से, हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अदर आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसके बाद टेक्सटाइल्स देखो, टेक्सटाइल्स में भी दिक्कत है कि वी आर एक्सपोर्टिंग यार्न एंड फैब्रिक, ये दिक्कत वाला काम है मेजरली। कपड़े अपड़े एज इट इज, शर्ट, इस टाइप की चीजें, शर्ट पैंट, ये हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिससे वैल्यू एडिशन होकर आपको ज्यादा इनकम आए, नहीं। ये देखो, ये रॉ मटेरियल यार्न या फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही पुश है टेक्सटाइल सेक्टर में कि किसी तरीके से इसको अपन फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचें। ओके, जैसे ये सारे प्रोडक्ट बांग्लादेश, वियतनाम, इस टाइप की जो कंट्रीज है वो क्या कर रही है, फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है वो इनसे अपने कपड़े बनवा रहे हैं। इंजीनियरिंग टूल्स एंड मशीन्स को भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हुए पीथमपुर, भोपाल रीजन। तो टोटल एक्सपोर्ट एमपी का अब ये 2019-20 का डाटा है। अब इसमें आप कोई नया डाटा मिल जाए तो नया डाटा लगा देना, कितना एक्सपोर्ट करा अपन ने। आई थिंक शुरू की स्लाइड में मैंने आपको दिया भी है, 4.02 बिलियन, 4 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करा था अपन ने। तो इसी 4 बिलियन, अ वेरी माइन्यूट अमाउंट फॉर अ बिग स्टेट लाइक एमपी। इतने बड़े स्टेट से अपन ने एक्सपोर्ट कितना करा? सिर्फ 4 बिलियन। व्हाट इज दिस 4 बिलियन?
ठीक है। उसके अलावा अपन ने रेलवे लिंक्ड मल्टी मॉडल, रेलवे लिंक मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया अपन ने, रेलवे लिंक मॉडल मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। 2017 में कहां पर है ये? इंदौर के पास एक तेही जगह है, वहां पर है, एबी रोड पर, इंदौर में, 25 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर। ये इसलिए अपन ने बनाया कि रेलवे से अपन क्या कर सको, लॉजिस्टिक को मूव करने के लिए अपन ने पार्क बनाया कि वह रेलवे वी कैन मूव लॉजिस्टिक फ्रॉम एमपी टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो एक ये एक्सपोर्ट के लिए भी ये भी जरूरी है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन एमपी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सब अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बस उसी को क्या हो रहा है और थोड़ा सा जूम इन करके देख रहा है। ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या क्या है आपको पता ही है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, तो देखो पहली अपन ने बनाई पीथमपुर में। पीथमपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट इज अ मल्टी प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर हो, देखा भी आपने कितने सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं ये वाली पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। फार्मा इंडस्ट्री से लेके आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक है यहाँ पर। ओके, इट इज डेवलप्ड बाय यूनिकैम, अ प्राइवेट फर्म। तो पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज डेवलप्ड बाय यूनिकैम, इट इज एन प्राइवेट फर्म। ओके, 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, प्यास लगाई थी, पानी पीने लगा था। क्या बोल रहा था मैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा ये बात बताओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंपॉर्टेंस याद है सभी को या भूल गए? इशरत, वर्षा, उपासना, बताओ। याद है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंपॉर्टेंस? अच्छा एक और ट्रेंड आपने देखा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अच्छा आप देखना एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, क्यों? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। और अपने डिस्कशन में भी आप ये देखो, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है हर 2-3 दिन में एक बार तो अपन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम ले ही लेते हैं, राइट? तो अभी तक तो आई थिंक याद हो गया होगा आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। ओके, देखो एक और चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप करा अप्रैल पार्क। अप्रैल, अप्रैल मतलब ये कपड़े अपड़े से रिलेटेड, आपके पैंट शर्ट जो आपके रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनको अप्रैल बोलते हैं अपन, जो पहने जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेटअप करा आईटी पार्क इन इंदौर। तो ये देखो वही बात क्या है कि टेक्सटाइल में अपने को रॉ प्रोडक्ट, इंडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टेक्सटाइल इतना कॉटन प्रोडक्शन होने के बाद भी हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि गलत चीज है भाई। वी हैव टू एक्सपोर्ट फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, हाँ, टू बूस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी गुड। और मेजरली एसईजेड का एक मेजर एम ये है टू बूस्ट एक्सपोर्ट, ये याद रखना आप, टू बूस्ट एक्सपोर्ट। भाई हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, आप भर भर के यहाँ पर अपना सेटअप लगाओ और फिर यहाँ से भेजो बाहर, एक्सपोर्ट करो। मेजर इनका एम यही है कि एक्सपोर्ट इनकम हमारी बढ़ाना, फॉरेन इनकम बढ़ाने के लिए, कि भर भर के एक्सपोर्ट करो। यहाँ से आप टैक्सेस का रिलैक्सेशन लो, इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन लो, जीएसटी में रिलैक्सेशन लो, लैंड सस्ते में ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मिलेगा आपको। यहाँ पर आओ, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो और भर भर के एक्सपोर्ट करो। तो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपोर्ट एक्टिविटी बूस्ट होगी। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह तो आखिरी में डालना, ये शुरू में मत लिखना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल पार्क बनाया, अप्रैल पार्क अंदर इंदौर एसईजेड, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यस, बढ़ावा देना है हमको हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स जो है उनको। उसके अलावा माइनिंग प्रोडक्ट विज एसईजेड इज बीइंग सेटअप इन जबलपुर, माइनिंग एरिया कटनी अटनी के आसपास की जो माइंस वगैरह है उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए। उसके अलावा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट वेस्ट एसईजेड इज बीइंग सेटअप इन सिंगरौली। ओके,
उसके अलावा एक और जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जीआई टैग जो होता है, एमपी के पास कौन कौन से जीआई टैग हैं, तो कुछ नाम मैंने यहाँ पर डाले हैं आपके लिए कि हाँ जीआई टैग एमपी के क्या क्या है। सबसे फेमस तो क्या कहते हैं अपना, क्या है, रतलामी सेव, राइट। रतलामी सेव, आप आई एम श्योर आप सभी ने खाए भी होंगे रतलामी सेव। एमपी में बहुत फेमस है रतलामी सेव। इवन जैसे कि क्या था, सागर में एक नमकीन है गुजराती नमकीन, सागर का एक ट्रेडमार्क नमकीन हुआ करता था गुजराती नमकीन। अब उसने आगे अपना यही होता है कि आगे आगे वो अपना बिजनेस बढ़ा नहीं पाया, या उसको उस रीजन में सिर्फ वही बना था, प्राइवेट सेटअप था इसीलिए वो बना रहा था, तो वहां फिर और कोई ज्यादा बना नहीं पाया, पेटेंट तो था उसके पास। बट अब ये क्या करा, क्वालिटी भी गिरा दी उसने भयंकर, तो अब वो चीज बची नहीं है सागर का गुजराती नमकीन। बट यस, रतलामी से रतलाम में बन रहा है, कोई एक मैन्युफैक्चर नहीं बना रहा है, रतलाम में बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो रतलामी से काफी फेमस है, आई थिंक आप लोगों ने खाए भी होंगे। कड़कनाथ वेरी गुड, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी वेरी गुड, चंदेरी साड़ी राइट। चंदेरी तो मूवी आई थी ना स्त्री, याद है, चंदेरी उसी जगह पे तो थी अपनी स्त्री जो मूवी आई थी, यहीं के सेटअप पे। चंदेरी साड़ी ऑल ओवर इंडिया फेमस है, रतलामी से हो चंदेरी साड़ी। कड़कनाथ, अभी एम एस धोनी ने इसका बिजनेस चालू करा है, कड़कनाथ मुर्गे मंगाए थे उसने झाबुआ से, झाबुआ अलीराजपुर वाला जो रीजन है वहां पे है कड़कनाथ मुर्गे, तो वहां से मंगा के उसने पोल्ट्री फार्म चालू करा है, तो इनकी ब्रीडिंग करा रहा है वो कड़कनाथ। ओके, लेदर टॉयज इंदौर के, माहेश्वर साड़ी, चंदेरी साड़ी, माहेश्वर, इंदौरी पोहा इज ऑल्सो प्रपोज, हाँ इंदौरी पोहा को प्रपोज करा हो जाए तो अच्छा है इंदौरी पोहा, ठीक है। अभी तो देखो इंदौर में भी क्वालिटी गिराती जा रहे हैं ये लोग, मतलब जो पहले क्वालिटी थी ना वही बात आ रही है यहाँ पे कि ये दे आर डिक्रीजिंग क्वालिटी डे बाई डे। बाग प्रिंट धार का, ठीक है, ओके। और एक और चीज आप भूल गए, मुरैना की गजक, जैसे आगरा का पेठा है ऐसी अपनी मुरैना की गजक है, राइट। उसके अलावा वी हैव मेड अ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस मतलब एसी जेड के अलावा भी अपन ने एक और चीज चालू कर दी, मजा नहीं आ रहा था तो क्या, एसी जेड तो है ही, अब अपन एक टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भी चालू करो। दिस इन द टाउन दैट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ अ मिनिमम वैल्यू एंड above in the identified sector will be given a town of export excellence status and declared a town of export excellence। ठीक है कि भाई ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि अब जैसे कुछ रीजन्स हैं जहां पर, जैसे चंदेरी साड़ी, आप फॉर एग्जांपल सपोज अब चंदेरी में साड़ी इतनी प्रपोज हो रही है, दो चार इंडस्ट्रीज और लग गई, और वो वहां से एक्सपोर्ट पर ध्यान देने लगे वहां के लोग बाग, और भर भर के एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है, एक मिनिमम क्वांटिटी आपने फिक्स करके समझ लो, जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट करेगा, 50 करोड़ से ज्यादा का साल भर में एक्सपोर्ट करेगा जो टाउन, उसको अपन इसका टैग दे देंगे। ठीक है, तो इसके टैग के कारण फिर आपको और थोड़ा सा स्टेटस बढ़ेगा, प्रेस्टीज बढ़ेगी, तो आपको और मजा आने लगेगा एक्सपोर्ट करने में, तो उस आसपास के जो रीजन है और डेवलप होंगे। कैलाश भाई की गजट ऐड याद होगा गाने की तरह, इवन मालवा जलेबी फ्रॉम बुरहानपुर, या मालवा जलेबी फ्रॉम बुरहानपुर, यार ये वाला ऐड मैंने नहीं देखा, कैलाश भाई की गजक, मिस हो गया मेरे से ये वाला ऐड। ठीक है, देखूंगा अगर टाइम मिलेगा तो, यूट्यूब पर डाला होगा। और मावा जलेबी, ओके ठीक है। बासमती केस तो मैंने आपको बताया था, बासमती राइस का केस तो अपन हार गए। तो ड्यू टू देयर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ की आइटम्स लाइक हैंडलूम, ठीक है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फिशरी, कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे इंदौर से अपन कर रहे हैं क्या, सोया मील एंड सोया प्रोडक्ट को इंदौर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देवास से फार्मास्यूटिकल्स भर भर के एक्सपोर्ट होता है, देवास से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आपको दिख जाएंगे देवास फार्मास्यूटिकल एरिया में। ठीक है, अब कुछ एग्रो बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं। अरे यार ये दूसरी स्लाइड थी, एक सेकंड रुकना, इसमें कुछ और रह गया था, ये क्या हो गया, चलो इसमें कुछ और ऐड करा था मैंने, वो आ ही नहीं पाया अभी, यहाँ पे खत्म हो गया। आईटी पार्क के बाद मैंने और भी डाला है, ठीक है, अब उसको कल ही देखेंगे। मैंने भेजी तो थी स्लाइड, एक मिनट रुकना। ये 22 पेज का है यार,
ठीक है, ये स्लाइड्स और भी आगे थी, अभी आ नहीं पाई है, ठीक है, कल इसको मंडे को इसको आगे देख लेंगे। एग्रो बिजनेस इनिशिएटिव्स मैं देखो 2 मेगा फूड पार्क आए अभी इंदौर में, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। मेगा फूड पार्क, ठीक है, इंडस इन खरगोन एंड अवंती इन देवास, ये 2 मेगा फूड पार्क आए हैं। अवंती इन देवास, जो मैं बार बार आपको बात कर रहा था ना, देवास में मेगा फूड पार्क खुला है अवंती नाम से, और इंडस नाम से खरगोन में, ठीक है। 8 फूड पार्क, ओके, एंड 5 एग्री एक्सपोर्ट जोन्स एंड 45 इंडस्ट्रियल एरियाज फॉर द सेक्टर। तो आप ये देखो, ये याद रखना, ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप आगे वाली स्लाइड्स में कहीं ऐड भी कर लेना कि इन एमपी वी हैव 2 मेगा फूड पार्क, 8 फूड पार्क, 5 एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, ठीक है, जो अपन जोन्स अभी पढ़ चुके हैं, और 45 इंडस्ट्रियल एरियाज फॉर दिस सेक्टर, ओवरऑल एग्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो याद रखना, मेगा फूड पार्क तो पूरा एक पूरा का पूरा एरिया डेडिकेटेड हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो मतलब आप ये मान के फूड पार्क से ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी आपको मेगा फूड पार्क में, ठीक है, बड़े लेवल पे। तो ये आप लोग याद रखना, ये वाला डेटा, ये आपके काम का एक्चुअली, ये आंसर में भी आप लोगों को इट विल हैव अ गुड इंपैक्ट ऑन योर आंसर। इसको डेटा को आप आगे स्लाइड्स में कोशिश करना ऐड करने की, ठीक है। एंड क्रिस्टल, कुछ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, उनको बढ़ावा देने के लिए एमपी में वो आकर लगे, क्योंकि उनको तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं आईटी कंपनीज को सेटअप होने के लिए, बिकॉज सॉफ्टवेयर बेस्ड है, आप ब्रॉडबैंड की अच्छी कनेक्टिविटी दे दो, मतलब पानी वगैरह दे दो, बिजली पूरे टाइम दे दो, वो ज्यादा इनमें तामझाम है नहीं आईटी आईटी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए। और थोड़ी सी आप डेवलपमेंट का लेवल दे दो वहां के एरिया में, मतलब डेवलपमेंट करा दो, तो फिर ये इजीली आ जाएंगे। तो इंदौर जैसे, एक इंदौर बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आईटी पार्क के लिए। एक नेक्स्ट बिग आईटी हब मैं आपको बता रहा हूँ, आगे से आप लिख के ले लो, आगे से कुछ साल बाद आप देखना, इंदौर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग आईटी हब इन इंडिया, क्योंकि इंदौर इंदौर हैज आइडियल कंडीशंस, इंदौर नाउ हैड एन आइडियल कंडीशन टू बिकम दिस आईटी हब। ओवरऑल आप डेवलपमेंट देखो, पूरे इंडिया में नंबर 1 सिटी है क्लीननेस के मामले में, लिविंग स्टैंडर्ड भी अभी काफी सुधर रहा है, खाने में भी इंदौर का पूरे ऑल ओवर इंडिया नाम है। तो अब जैसे अब आईटी पार्क देखना, आप आगे आते जाएंगे इंदौर में, और अभी तो एक टीसीएस आया, और भी आगे आएंगे, क्रिस्टल आईटी पार्क इन इंदौर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बन रहा है एक। इस स्लाइड को आगे देखते हैं, ठीक है। अभी क्लास तो ठीक हो गया, अभी स्लाइड भी खत्म है, यहाँ पे मैंने भेजा था वो आई नहीं दूसरी वाली। ओके, मंडे को आगे पढ़ते हैं इसका, और कोशिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मंडे को अपन खत्म कर देंगे, जितना जो भी होगा उसमें, और फिर 1 या 2 दिन में अपन टर्शरी सेक्टर भी हो जाएगा अपना, जितना मुझे आपको बताना है, काम काम की चीजें अपनी सारी हो जाएगी लगभग लगभग कवर। फिर उसके बाद अपन वही डेमोग्राफिक इंडिकेटर सेंसस वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मंडे को मिलता है, अभी कुछ पूछना है क्या? और प्रीवियस क्लास में भी अगर कुछ पूछना हो प्रीवियस क्लास का भी, तो अभी आप पूछ लो, टाइम है 2-3 मिनट अपने पास। ठीक है, कुछ पूछना हो तो ओके, वरना अपन क्लास खत्म करते हैं, मंडे को मिलेंगे फिर, ओके। बट पार्टी वार्टी करने मत चले आना अभी तो पढ़ाई करना, या पार्टी करने का ज्यादा मन करे तो सो जाना, सोओगे तो फ्रेश फील करोगे तो फायदा ही होगा, ठीक है, ओके गुड। चलो तो फिर क्लास खत्म करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच एंड विल सी यू ऑन मंडे।